सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां खबर फिरोजाबाद से है। सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान आज से देखने को मिलेगा। तो सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान होना है आज। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस अभियान में शामिल होंगे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस अभियान में शामिल होंगे। 5000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस अभियान से जुड़ते हुए नजर आएंगे। 2024 लोकसभा की जीत का मंत्र देंगे अखिलेश यादव। कार्यक्रम में सुरक्षा और गोपनीयता का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। तो कार्यक्रम में सुरक्षा और गोपनीयता दोनों का ही विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिना परिचय पत्र के कार्यक्रम में किसी भी इंसान के शख्स के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कार्यक्रम में मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 11 बजे का वो समय था जब प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी और 5 बजे तक का वो समय होगा जब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। तो सपा का एक दिवसीय जन जागरण अभियान की शुरुआत 11 बजे से हो चुकी है और फिरोजाबाद में इस अभियान की शुरुआत हुई है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस अभियान में शामिल होंगे। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, फिरोजाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज विशेष अभियान देखने को मिला है। इस दौरान किसी भी शख्स को जो अनजान है, जो पार्टी से जुड़ा नहीं है, उसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो बांदा के बाद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी अपना ये अभियान सुचारू रूप से चला रही है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी ने ये जन जागरण अभियान चलाना शुरू कर दिया है। लगभग 5000 से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब फिरोजाबाद पहुंचेंगे और इस अभियान में शामिल होंगे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ पे चलेगा जहाँ पे सीधे तौर पे मोबाइल फोन्स की एंट्री जो है वो बैन करा दी गई। यानी गोपनीयता को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल गंभीर दिखाई दे रहे हैं, ताकि ऐसी कोई बात मीडिया में या पार्टी की कोई ऐसी प्लानिंग जो है वो ना लीक हो जाए जिससे समाजवादी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसे देखा जाता है कि जब पार्टी अपनी रणनीति बनाती है बड़े चुनाव के लिए, तो सभी चीज़ों को गोपनीय रखा जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर कोई भी राजनीतिक दल जो अच्छी खासी हैसियत राजनीति में रखता है, तो चाहता है कि उसकी पार्टी की जो प्लानिंग है, जो गुरुमंत्र उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देंगे, जो गाइडलाइन पार्टी ने डिसाइड किया जिस पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को फोकस करना है, वो कहीं ना कहीं बाहर ना आ जाए पार्टी से। इसके लिए खास ध्यान रखा जाता है और यही वजह है कि मोबाइल फोन्स की जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जीत का मंत्र फूकेंगे और जिस प्रकार से लगातार वो पिछले अगर बात करें जो बांजा में जो प्रशिक्षण अभियान चला था, वहाँ भी जिक्र कर चुके थे कि वो 2012 का चुनाव के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हार का सामना कर रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि इतनी बार हार का सामना कर लिया है कि हार से उनको डर नहीं लगता है। इस बार पार्टी जी जान से मुकाबला जीतने के लिए प्रयास कर रही है और तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है। उसका ठीक है, देखिए विवेक, ये बड़ा अभियान है जो लगातार समाजवादी पार्टी चलाती हुई नजर आ रही है, जिससे जीत का मंत्र सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया जाए। देखिए, कार्यक्रम भले ही एक हो, लेकिन इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में भी बराबर से देखने को मिलता है जो क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। ये भले ही एक दिन का शिविर है, लेकिन इसका असर कितने क्षेत्रों पर या यूं कहे कितने सीटों पर पड़ेगा, इसका प्रभाव कितनी सीटों पर होगा? देखिए, अगर बात की जाए तो ये अभियान जो है वो सूबे के अलग अलग क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाला जा रहा है। हमने देखा किस प्रकार से बांदा में इस तरह का अभियान था, बुंदेलखंड को खास तौर पर ध्यान में रखकर वहां पे आयोजित किया गया था। आज फिरोजाबाद में है, कल कहीं और होगा। तो लगातार समाजवादी पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में जाके इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो ऑर्गेनाइज कर रही है। हमने देखा था कि नैमिषारण्य में भी ऐसी जन जागरण यात्रा जो है वो शुरू की गई थी, ताकि समाजवादी पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की
जो रणनीति बना के इस लोकसभा चुनाव में उतरती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में जहां समाजवादी पार्टी जीत चुकी हो या रनरअप रही हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी यहां से इस बार सीट निकाल सकती है, यानी हर वो क्षेत्र जहां पे समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है या अच्छा करने की कोशिश लगातार कर रही है, वहां पे अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, किस प्रकार से जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियां पूरा करे। बूथ कमेटी लेकिन देखिए विवेक, अब से कुछ दिनों बाद मुंबई में विपक्षी दलों की एक बैठक होनी है, यानी कि INDIA की एक बड़ी बैठक होनी है। उससे पहले अखिलेश यादव लगातार यूपी के तमाम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव इन सभी कार्यक्रमों के जरिए? देखिए, संदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ है कि इस बार कोई भी लापरवाही जो है वो बरतनी नहीं है और इस बार 80 की 80 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करना है। तमाम तरह के स्लोगन समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए गए, तमाम तरीके के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा की गई। लगातार ये दावा किया गया कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनने देंगे। जब भी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते हैं तो वो डबल इंजन पे हमलावर होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ हमलावर होते हैं। अपने तमाम जन जागरण अभियान से लेकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड करते हैं कि किस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का वोटर्स है, जो खाटी वोटर है और जो उनकी विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए आ रहा है, उसको किस प्रकार से मोटिवेट करके इस चुनाव में आगे लाना है। और तमाम ऐसे जो सरकार की गलत नीतियां हैं जिससे जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे उत्तर प्रदेश और देश भी जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। इन मुद्दों को प्रमुखता से कार्यकर्ता लोगों के बीच में ले जाएं और प्रमुखता से इस पे अपनी बात रखें और पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो वही मथुरा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। बड़ी खबर मथुरा से है, जहां से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें मथुरा की है, जहां बच्चों को सिर के बल सड़क पर एक साधु मारता हुआ दिखा। तो एक बच्चे को सिर के बल पर सड़क पर एक साधु मारता हुआ नजर आया। घटना के बाद मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। तो एक साधु ने एक बच्चे को सर के बल उठा के पटका है, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई है। आक्रोशित भीड़ ने साधु की जमकर पिटाई भी की है। तो ये तस्वीरें मथुरा से है। वही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट चुकी है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक साधु ने पहले एक बच्चे को उठाया, फिर उसे सर के बल पर पटक दिया है, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी लाइव जुड़ चुकी है। सुहानी, देखिए मथुरा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक साधु ने एक बच्चे को सर के बल पर पटक दिया है, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई है। आखिर क्यों इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया गया और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक? जी मुस्कान, बता दें कि जिस तरह से मथुरा से ये दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है, उसमें देखा जा रहा है कि एक साधु जो है बच्चों के सिर के बल पकड़कर उसको पटकता है। उसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। वहाँ से तमाम जो जितने भी जो जनता होती है उसे देखकर उसकी पिटाई भी साधु की करती है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि उस बच्चे की वहीं पर मौत हो जा रही है और इससे कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक दयनीय ये घटना हुई है। और कहा जाता है कहीं ना कहीं मथुरा में कि जो बच्चे होते हैं इसमें हमारे भगवान कृष्ण की एक छवि देखी जाती है, क्योंकि आप भी जानती है मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है और इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ बच्चे की पूजा पाठ भी कहता है। और साथ ही बात करें साधु की, तो साधु कहीं ना कहीं हमारे देश भर में पूजा पाठ कहता है। उनकी बातों को कितना लोग सराहते हैं, उनकी बातों को लोग मानते हैं साधु की। लेकिन आज जिस तरह से साधु की तरफ से ये घटना जो सामने आई है, एक बच्चे को पकड़ कर उसकी मौत हो जाती है और जिस तरह से वो आप वीडियो में खुद देख सकती है साफ तौर पर, उसके पैर को पकड़ते हुए किस तरह से वो उसके जो है रोड पर उसको मारते हैं और उस तरह बच्चे की मौत हो जाती है। वही हाल में ही जिस तरह से देखा गया वहाँ के जो जनता है उसे पिटाई भी करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और अभी फिलहाल जो पुलिस है पूरी तरह से उस मामले की छानबीन कर रही है, पता लगा रही है कि आखिर जो साधु था उस बच्चे की क्या गलती थी कि जो इस तरह से वो बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दी। तो इस तस्वीरों में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा लग रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, कोई सामान है जिसे साधु उठा के फेंक रहा हो। तो क्या जो अभी आरोपी साधु है वो पुलिस की गिरफ्त में है या वो फरार हो गया है?
जी मुस्कान, आपको बता दें कि जिस तरह से बच्चे को देखा जा रहा है कि वो एक सम्मान की तरह उनसे पटक रहे हैं और उसे थोड़ा सा भी उसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो साधु होते हैं उनमें बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव और दया होती है, लेकिन उस साधु में पूरी तरह से आक्रोशित है और उसमें एक दयनीय घटना पूरे देखने को मिल रही है। तो और लेकिन आपको बता दें, हाल में ही जो बताया जा रहा है कि वहाँ की जो जनता थी उस साधु की पकड़ के पिटाई भी की और वो पुलिस के हवाले उसे पूरी तरह से कर दिया गया है और अब पुलिस उसकी जाँच पड़ताल में डूबी जो है पूरी तरह से जुट गई है। अब ये मामला का पता लगा कि आखिर वो जो साधु क्या गलती उसका था कि बच्चे की उस तरह से पिटाई की और उसकी मौत के घाट उतार दी। अब तो ये जो है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है हमारे पूरे देश भर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है और साधुओं के लिए है, क्योंकि साधु का हमारे देश में कहीं ना कहीं पूजा पाठ किया जाता है। उनकी जो उनकी बातें होती है उन्हें हमें सराखों पर होती है और उन बातों के हम लोग मार्गदर्शन भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये साधुओं की तरह से घटना सामने आई है कहीं ना कहीं साधु के बहुत ही बड़ी एक दयनीय है और कहा जा रहा है ये ओछी हरकतें भी बताई जा रही है। तो वहाँ की जो जनता है वो भी आक्रोशित है। बच्चा तो मृत हो गया है, मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई है, तो क्या बच्चे के परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है? इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मुस्कान, अभी तो बच्चे की जो परिजन है उनकी अभी हाल में कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो बच्चों के लेकर हॉस्पिटलाइज किए, लेकिन अभी जो बच्चे की जो डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की हाल जो दौरे पे ही मौत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से वो पैर को पटक के एक सम्मान की तरफ पटकते हैं, तो बच्चे में जो है उस हाल में उसकी वहीं पे जो है बताया जा रहा है कि सर में उसकी चोट लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों की खबर हो गई होगी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो भी घटना हुई है उसकी पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल चल रही है और पूरी अभी खबर की जो है क्या मामला हुआ, क्यों साधु उसको पटका, क्यों ऐसे आक्रोशित में आया, अभी पूरी मामले की भी पता नहीं चली है। लेकिन हाँ, पुलिस अब जुट गई है और जो भी अब पता चलेगी वो जरूर पता चलेगी। लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि आखिर जो साधु था उस बच्चे की क्या गलती थी कि उस तरह से बेरहमी से उसकी मौत के घाट उतार दी, और जो परिजन है वो अब उनके पता चलते ही आखिर वो आएंगे, अपने बच्चों को देख भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे की मौत के घाट उतारे कहा जा रहा है कि आसपास के ही बच्चे था और वो सिर्फ सड़क पे खेल रहा था, उसकी गलती भी कोई वहाँ के जो जनता वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उसकी गलती कोई नहीं थी, सिर्फ साधु की। आखिर क्यों ऐसा किया वो तो अब वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ये एक साधु की तरह से दयनीय घटना है वो कहीं ना कहीं एक हमारे देशवासियों के लिए बहुत बुरी घटना है, क्योंकि हमारे साफ तौर पर कहा जाता है कि जो साधु हमारे देश के कहीं ना कहीं एक हम शिक्षित करते हैं, हमें वो कहीं ना कहीं हमारे आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद। धन्यवाद सुहानी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्ण पूरा कर लिया है, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान ने LM कक्षा को 25 किलोमीटर और 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है और अब मॉड्यूल की आंतरिक जांच होगी। इसके बाद लैंडिंग स्थल पर उसे सूर्योदय का इंतजार करना होगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को पावर डिसेंट शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए, भारत का मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुंचता जा रहा है और 23 अगस्त की वो तारीख होगी जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश हमारा ये मिशन करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर ये मिशन किसी वजह से लैंड नहीं कर पाता है, यानी कि अगर ये मिशन किसी तरीके से किसी अटकलों की वजह से रुक जाता है, तो 1 महीने के इंतजार के बाद फिर से इसको चंद्रमा पर लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 28 दिन बाद चंद्रमा पर सुबह होती है। 23 अगस्त की तारीख भी इसी वजह से तय की गई है कि उस समय चंद्रमा पर दिन होगी तो लैंडिंग आसान हो जाएगी और हर एक बीतते दिन के साथ लगातार ये मिशन अपने सफलता की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। विवेक एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, भारत का ये मिशन है चंद्रयान 3 और भारत का ये कहे तो एक बड़ा मिशन है, भविष्य को जोड़ने वाला मिशन है। अब इसरो की तरफ से मौजूदा स्थिति के बारे में क्या जानकारी दी गई है? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो चंद्रयान 3 एक भारत के लिए, इसरो के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी सफलता भारत के लिए कई दिशाएं अंतरिक्ष क्षेत्र में तय करेंगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अगर बात करें तो जिस तरीके से चंद्रयान 3 की पूरी प्लानिंग की गई थी, 2019 में इस प्रकार का एक अभियान जो है शुरू किया गया था इसरो के द्वारा, कहीं ना कहीं वो अभियान असफल हो गया था, जिसकी टीस भारत और इसरो के वैज्ञानिकों के मन में खास तौर पे थी। इस चंद्रयान 3 के
सफलता के बाद वो सारी टीस जो है मिट जाएंगी और जो लगातार 4-5 साल से ऊपर भारतीय वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे इसरो के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनकी मेहनत साकार हो जाएगी। अगर बात करें तो एलएम ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है और भी चंद्रमा के जो ऑर्बिट है चंद्रयान 3 उससे और ज्यादा करीब पहुंचने लगा है। कुछ ही दिनों में चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये ऑपरेशन सफल माना जाएगा। मुस्कान, विवेक देखिए, कहा जा रहा है कि बस महज 25 किलोमीटर की दूरी को तय करना बाकी है। वैज्ञानिक हर एक मूवमेंट पर नजर कैसे बनाए हुए हैं, इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक हर एक मूवमेंट अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो दूसरा डी बूस्टिंग कार्यक्रम होगा वो 20 अगस्त यानी आज दोपहर तकरीबन 2 बजे किया जाएगा। दूसरे अगर बात करें तो दूसरे डी बूस्टिंग ऑपरेशन के बाद से चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के और भी ज्यादा करीब जाएगा और भी ज्यादा करीब जाके चंद्रमा का जो माहौल है, जो वातावरण है उसको भापेगा। उसके बाद जो है चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग 21 अगस्त को की जाएगी और जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की बातचीत हो रही है, ये सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद ये चंद्रयान 3 का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे काफी मेहनत भारतीय वैज्ञानिकों, इसरो और भारत सरकार की भी है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से जो जिस तरीके से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत लगातार अपने कदम मजबूत बढ़ा रहा है या यूं कहें लगातार आत्मनिर्भर अंतरिक्ष क्षेत्र में चलता ही जा रहा है। जिस तरीके से सरकार हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रही है तो इसरो शुरू से ही आत्मनिर्भरता हमने देखा किस प्रकार से पहला रॉकेट साइकिल पे ले गया था, साइकिल और बैलगाड़ी का यूज करके हमने पहले रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। उसके बाद आज का ये दिन है कि चंद्रमा पे जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े ही गर्व और हर्ष की बात। लूना और इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कौन पहले चंद्रमा पर लैंड करेगा, इसको लेके इसरो की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो इसरो ने अपनी डेट बता दी है, लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, अमूमन अगर देखा जाए कि अंतरिक्ष में हवा के दबाव की चीजें या फिर प्रेशर की बात करें तो उस पर भी काफी चीजें जो है वो तय होती है कि हवा का दबाव कितना है, कब परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल होंगी। तो उस हिसाब से जो है वो इसरो के वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए लूना की तो लूना इस मामले में अभी भी चंद्रयान 3 से पीछे चल रहा है और उसके पहले ही जो भारतीय वैज्ञानिक है वो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चांद पे करा पाएंगे। ठीक है, देखिए विवेक, 23 अगस्त की वो तारीख बताई गई है जब चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस मिशन के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश में है इसरो? इस मिशन से भारत को क्या सफलता मिलेगी? देखिए, जाहिर सी बात है जो चंद्रमा पे पहुंचने का जो सपना भारतीय वैज्ञानिकों ने इसरो ने देखा था कहीं ना कहीं वो साकार होते चला आ रहा है। आज देखा जाए तो भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आत्मनिर्भर हो रहा है, फार्मा के क्षेत्र में बात करें तो आत्मनिर्भर हो रहा है और फार्मा के क्षेत्र में हमने देखा है किस प्रकार से कोविड के समय में हमने अमेरिका जैसे देशों को पैरासीटामोल जो है वो सप्लाई किए थे। तमाम ऐसे देश थे यहाँ से जो फार्मा की चीजें है वहां गई थी। तो हर क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विकसित देशों की श्रेणी में लगातार शामिल हो रहा है। तो ऐसे में अंतरिक्ष कैसे अछूता रह सकता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। इसके पहले हमने देखा है कि बात करें तो रूस, अमेरिका और चीन वहां तक ये कारनामा कर चुके हैं। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है, जो कि सफल होना तय माना गया है, तो भारत दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा ऐसा देश होगा जिसे चंद्रमा का जो मिशन है वो सक्सेसफुल किया। और उसका एक जो बात करें तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हो रही है चंद्रमा की सतह पे, इसके बाद अगर देखा जाए तो दुनिया का चौथा। आपने देखिए विवेक, अगर चंद्रमा पर लैंडिंग हो जाती है तो भारत चौथा देश बन जाएगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला फिलहाल भारत पहला देश बन जाएगा अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो। धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए विवेक। तो देखिए, अब 23 अगस्त की तारीख का पूरे देश भर को इंतजार है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ हमारा यह मिशन नजर आएगा।
कोरांव तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पूरी तरीके से मजाक बनकर रह गया है। यहाँ कोई मोबाइल में बिजी रहता है तो कोई सोता हुआ नजर आया। तो वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में जलकल के टीसी शिव बाबू सिंह का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों ने सो रहे कर्मचारी पर उच्च अधिकारियों का ध्यान इस वीडियो पर कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो देखिए, जल निगम के टीसी को नींद आई है। ये खबर है तहसील भवन कोरांव प्रयागराज की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जनता की फरियाद को सुना जाता है, जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रयागराज के तहसील कोरांव से कुछ खबरें हैं वो उलट ही निकल के सामने आई, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कोई अधिकारी मोबाइल में बिजी रहा तो किसी को गहरी नींद आ गई और वो कार्रवाई के दौरान ही सोता हुआ नजर आया। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर कादराबाद पर कल्लू नाम के एक युवक को गोली मार दी गई है। फिर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार भी किए गए हैं। इस दौरान युवक को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। वह इस मामले पर मिली जानकारी के मुताबिक गांव के तकरीबन 4 लोग इस पूरी घटना में शामिल बताए गए हैं। बनते हैं वहाँ पे जो है उनका चारा करने के लिए जा रहा था। ये लगभग जो है 9 बजे के आसपास की बात है। जो है एक बछड़ा इसके हाथ में से बाल्टी लेके गया हुआ था, वो हम वहीं पे बांधते हैं शाम के रात्रि में जो है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में 15-20 मिनट बाद ही हमारे मतलब जो है गांव के 2 व्यक्ति इसे लेके आ रहे थे। और इस घटना के बारे में तो उसे ही पता है इसके साथ क्या हुआ। बस इसने तो वही इतना बोला कि मेरे गोली लगी है जो है। और ये पीछे से सारा घायल था, सारा खून हो रहा था पीछे की साइड से। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? ये जो विवाद पहले ही चल रहा है गांव में जो है उनके साथ जो वे हैं। क्या विवाद चल रहा है? एक लड़की का मैटर था। अच्छा। वो लड़की और ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। उस बात को लेके विवाद चला हुआ है पहले से। तो ये लड़की पक्ष है जिन्होंने उन पे हमला किया? जी, ये लड़की पक्ष है। लगभग 21 साल है। इन्होंने ये सूचना दी है कि इनके गाँव के 4 लोग थे, 3 को ये पहचानते हैं, 1 को नहीं पहचानते हैं। और उन्होंने जब ये शाम को अपने काम से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में रोक करके मारपीट की। उसके बाद से एक इनको गन शॉट एक लगाया, एक फायर किया उन्होंने। सर, किस विवाद के चलते ये मामला सामने आया? विवाद प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो आरोपी पक्ष है उसके घर की एक लड़की थी, जिसका इनके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था 2022 में। वो बाद में लड़की बरामद हुई थी, उसमें धाराओं की बढ़ोतरी भी हुई थी। और ये एकदम और पहले तो वहाँ मारपीट हुई और बस फिर मार दी उन्होंने गोली। यहाँ पे मैं 4 जने थे, पैदल थे वे तो। जब फिर भागे किस तरह? पर वो भागे कलर की माइक हुई। किस चीज़ के साथ, किस चीज़ से हमला किया? मुझे पीछे का नहीं पता, यहाँ का पता। पर लगी है, मैं गिर पड़ा, गोली लगी है। क्या लगा? वो तो गोली लगी यहाँ पे, उन्होंने वो झिंगा डब से मार रहे थे जब लगी और मैं गिर पड़ा। फिर मेरे घेर वहाँ पे भैया, मैं भागता हुआ आ रहा था, भैया मिल गए थे। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया है। वह इस मामले पर परिजनों ने ससुराली पक्ष पर हत्या किए जाने का भी आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तो वहीं मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामला जब मैंने अपनी नतनी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पापा ने मम्मी को मारा है, मार कर मुझे स्कूल छोड़ने का। इसके बाद में आ करके ये क्या करती नहीं क्या नहीं, वहाँ पर तो उठाकर यहाँ डाल दी। क्या मानते हैं कि ससुराल वालों ने हत्या की है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे दामाद? आपको सूचना कैसे मिली? आपको सूचना हमको बाहर से मिली है, बहन ने दी है, रूरा की। शादी के कितने साल हो गए? शादी के लगभग हो गए 8-9 साल। क्या मामला है? 7057 1960 उसी कॉमा डाल करके 1960 अवस्था में हमारे अस्पताल में उम्र इसकी है 34। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच, साहस, सरोकार।